आप अपने जीवन में देखते होंगे लोहे में जंग लगना। लोहे में जो जंग लगती है बहुत ही धीमी गति से लगती है, पर दूसरा एग्जाम्पल है पटाखे का फूटना। आपने देखा होगा कि बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है और एक तरह से विस्फोट होता है। इनों में पानी मिलाते हैं, तेजी से बुलबुले निकलने लगता है। ये सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में रासायनिक बल गतिकी में, यानी रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड क्या होगी और वो अभिक्रिया किस तरह से हो रहा होगा, यानी कि उसका मैकेनिज्म क्या होगा, इसका अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास है रासायनिक बल गतिकी और इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं आप रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की दर या उसकी स्पीड क्या हो सकती है। अब चलते हैं आगे। रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स क्या होते हैं, यानी आपके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा होगा कि सर ये है क्या चीज़, हम इसको कैसे परिभाषित करें। तो याद रखिए, रासायनिक अभिक्रिया की रसायन की वह शाखा जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि उसकी स्पीड का अध्ययन किया जाता है और उसके क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, यानी वो अभिक्रियाएं किस तरह से हो रही होंगी, कितने पदों से होकर के गुजर रही होंगी, इनका अध्ययन किया जाएगा। तो जरा देखें क्या है अध्ययन, क्या है रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी है रासायनिक अभिक्रिया की दर यानी कि स्पीड और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है, यानी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड का अध्ययन किया जाता है, वो कितनी स्पीड से अभिक्रिया हो रही होती है, और अध्ययन किया जाता है किसका, क्रियाविधि का, स्टडीज द रेट एंड मैकेनिज्म। याद रखना ये कैसे संभव हो पाएगा, जरा ऐसे इस तरह समझिए इसको। हम किसी अभिकारक को लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कोयले को लेते हैं, कोयला जलने लगता है, वो जलता है, इसका क्या मतलब होता है कि कोयला वातावरण के ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होता है और काफ़ी मात्रा में गर्मी और लाइट उत्पन्न करता है। कोयला धीरे धीरे कम होने लगती है, इस घटना को ही अभिक्रिया की दर कहेंगे। यानी आपने 1 किलोग्राम कोयला आपने जलाया तो कितने मिनट में वो खत्म हो जाएगा। अब वो जहां आप देखेंगे हवा ज़्यादा तेजी से प्रवाहित करेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा, यानी रासायनिक अभिक्रिया की दर उच्च है, बहुत तेजी से अभिक्रिया हो रही है। तो प्रति सेकंड कितने ग्राम कोयला खर्च हो रहा है, वो उस अभिक्रिया की दर कहलाएगी। अगर हवा कम रखते हैं तो धीमी गति से अभिक्रिया करती रहेगी और काफ़ी देर तक वो कोयला जलता रहेगा। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की स्पीड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, हवा की मात्रा को कम या ज़्यादा करके, और ये भी देख रहे हैं कि प्रति सेकंड कितनी मात्रा में कोयला खत्म हो रहा है, वह अभिक्रिया की दर कहलाएगी। तो चलिए इन्हीं बातों को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ध्यान लगाइएगा, बहुत आसान होता है। तो हमने देखा रासायनिक अभिक्रिया की दर ये हुई, लेकिन वो अभिक्रिया हो रही है तो किस मेथड से हो रही, क्या हो रहा है उसके अंतर्गत, कितनी प्रक्रियाओं से वह गुजर रहा है, ये क्रियाविधि के अंतर्गत हम पढ़ेंगे, यानी कि मैकेनिज्म के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चलिए साहब, हम सबसे पहले इस विज्ञान को समझने के लिए एक बात पढ़ जरूर लेते हैं। पहली बात है परिभाषा क्या हुआ, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अब बात करते हैं आगे। सक्रिय मात्रा, ऐसा शब्द आपने सुना होगा क्लास 11th में, एक्टिव मास कहते हैं, बड़े ब्रैकेट में लगाते हैं। लेकिन इसी साल 12th में पढ़े होंगे आपने विलियन में, यानी कि सॉल्यूशन में, मोलरता यानी कि मोलैरिटी, मोललता, इस तरह के शब्दों को आपने पढ़ा होगा, जिसमें से मोलरता यानी कि मोलैरिटी, जिसको कैपिटल M से दर्शाते हैं, या मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं। तो ये इसको जानते हैं तो आप सक्रिय मात्रा को समझ सकते हैं। सक्रिय मात्रा है क्या चीज़, किसी अभिक्रिया में प्रति सेकंड, यहाँ पर प्रति लीटर विलियन में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। तो वही बात सक्रिय मात्रा भी कहलाता है। सक्रिय मात्रा मतलब 1 लीटर विलियन में कितनी मोल घुला हुआ है, जो अभिक्रिया में भाग लेने वाला है, उसकी सक्रिय मात्रा कहलाएगा। सक्रिय मात्रा मतलब मोलों की संख्या जो 1 लीटर में घुला हुआ है, बस उसी परिभाषा को लिखने वाले हैं जो मोलरता का है। तो परिभाषा क्या हुआ, 1 लीटर विलियन में उपस्थित पदार्थ के मोलों की संख्या को हम सक्रिय मात्रा कहते हैं।
तो परिभाषा क्या हुआ बच्चा, ये ध्यान रखना है आपको, परिभाषा हो जाएगा। इस जगह पे मोल सक्रिय मात्रा दर्शाना है। अगर मान लेते हैं मैंने कहा अभिकारक A की सक्रिय मात्रा क्या होगा, तो अभिकारक A की मोलों की संख्या, यहाँ पर कहूँगा मोल को स्मॉल n से दर्शाते हैं, Na बटा विलियन का लीटर में आयतन, इसको आयतन को किससे दर्शाते हैं, V से, तो हम कहेंगे इन लीटर में। अब बेटा थोड़ा सा समझें इसमें क्या लिखा हुआ है, जरा देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका है A की सक्रिय मात्रा, A की सक्रिय मात्रा, एक्टिव मास ऑफ A इज इक्वल्स टू क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, Na क्या है, A का मोल, यानी कि A की मोलों की संख्या बटा क्या है, ये है V विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अब यहां पर ध्यान देना, विलियन का आयतन को V से V मतलब वॉल्यूम को इंग्लिश में, हिंदी में आयतन कहते हैं, और इसको V से वॉल्यूम से हुआ V, तो ये हुआ आयतन। अब ये किस में लिखा हुआ है, लीटर में है। अब कुछ बातों को ध्यान रखें, चूंकि आप जानते हो बेटा Na का मतलब क्या होता है, N मतलब मोल, मोल को दर्शाते हो W/m से। अब यहां पर A का है तो A का W, A का m, यानी यहां पर द्रव्यमान बटा अणुभार। अब अगर मैं इस जगह पर इस फॉर्मूले को ज़्यादा स्पष्ट रूप में लिखूं तो कैसे लिख लूंगा, A की सक्रिय मात्रा बराबर WA बटा MA। अब यहां पर एक और काम कर देता हूं, V को ml में रख दूं तो क्या होगा, इन ml में रखता हूं तो इसको 1000 से भाग दे दूं तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। इस तरह से ये फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो विलियन में, बस वही चीज़ है बेटा, इसलिए बोलते हैं पहले बेसिक पढ़िए फिर चैप्टर वाइज आगे बढ़ते जाइए तो आसान होते जाता है। तो चलिए ये फॉर्मूला तो पता है, इस फॉर्मूले के साथ, या आप अगर B पदार्थ लेते हैं कोई, A और B क्या है, कोई भी A एक पदार्थ है मान लेते हैं हम, ऐसे ही अगर सोडियम लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सोडियम लिख देना, Na लिख देना, अगर हम अमोनिया लेते हैं तो NH3 ब्रैकेट के अंदर NH3 लिख देना, बस वही कहानी है। तो यहाँ पर B का सक्रिय मात्रा क्या होगा, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। अब यहाँ पर याद रखना W जो है एक्चुअली द्रव्यमान है, यानी कि वेट है, और M जो है आणविक द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान। तो आप सक्रिय मात्रा को समझिए, क्योंकि सक्रिय मात्रा कोई बड़ी चीज नहीं होती, सक्रिय मात्रा ब्रैकेट के अंदर बड़ा ब्रैकेट के रूप में दर्शाया जाता है, ये मोलर सांद्रता को ही दर्शाता है और कोई बड़ी चीज नहीं है। अब जो पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रिया की दर। रासायनिक अभिक्रिया की दर का मतलब क्या हुआ, हम उसी बारे में बात करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसको स्मॉल r से दर्शाते हैं। तो इसका मतलब होता है 1 सेकंड में कितने अभिकारक अभिकृत हो गया, यानी कि प्रति सेकंड अभिकारकों की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, या 1 सेकंड में कितना उत्पाद बन गया। रासायनिक अभिक्रिया होगी, अभिकारक क्रिया करने लगेगा और उसके साथ प्रोडक्ट का निर्माण होने लगता है। जैसे सिंपल से एक बात बोलेंगे, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जलता है और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है जो उड़ जाता है। इसी तरह से काफ़ी मात्रा में ऊष्मा मिलती है और क्या मिलता है, प्रकाश मिलता है। ये एक रासायनिक अभिक्रिया को दर्शा रहा है। तो कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिला, ये दोनों ही रिएक्टेंट है, अभिकारक है, और यहां पर आपने देखा ये उत्पाद है। उत्पाद पदार्थ के रूप में ये है और ऊर्जा के रूप में ये है। तो सिंपल सी बात करेंगे, उत्पाद ये कहलाएगा, ये ऊर्जा के रूप में निकल गया। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, कार्बन और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया जो कि अभिकारक है, इसकी मात्रा धीरे धीरे कम होगी क्योंकि हम दोनों पदार्थ को लिए ही अभिक्रिया करा, आपस मिला और बनाने लगा ये और ये, तो ये इसकी मात्रा बढ़ने लगेगी। तो प्रति सेकंड 1 सेकंड में इसकी कितनी मात्रा कम होती जा रही है, वह
अभिक्रिया की दर है, और इसी तरह से उत्पाद के प्रति सेकंड कितने मात्रा में बढ़ते जा रहा है, यह भी अभिक्रिया की दर कहलाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। तो अभिक्रिया की दर को परिभाषित करने का सिंपल सी परिभाषा मैं आपके सामने रखता हूं, तो वो है इकाई समयांतराल में, यानी प्रति सेकंड में, यानी एक सेकंड के में क्या हुआ, एक सेकंड की शुरुआत से एक सेकंड के खत्म होने के बीच में कितने अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले चुका है, यानी कितने अभिकारक की मात्रा कम हो चुका है। तो यही बोला गया एक सेकंड में, यानी इकाई समांतराल में अभिकारक या उत्पाद के मोलर सांद्रता में परिवर्तन, मोलर सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, उत्पाद की सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, उसे हम कहेंगे अभिक्रिया की दर। तो परिभाषा आपको याद हो चुका होगा, बोले आप साथ में याद करते जाइए। बेटा यहां पर मनोरंजन करने नहीं आए हैं, हम मनोरंजन करें लेकिन पढ़ाई करें, उसको सीखें ताकि आप उसका उपयोग कर सकें, दूसरों को सिखा सकें, खुद भी पास हो सकें, खुद भी आगे बढ़ सकें। ये नहीं कि आप सिर्फ मनोरंजन के लिए आप क्लिक करें किसी वीडियोस को, बिल्कुल नहीं करें, ऐसा ना करें। ऐसे में क्या होगा, आप मनोरंजन के चक्कर में मनोरंजन करते करते यूट्यूब में मजा तो ले लिए लेकिन सीख नहीं पाए। इसी बात को मैं बोल रहा हूं, आपको सीखना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो क्या बोला, एक सेकंड में, जिसको मैं बोल रहा हूं इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को हम कहते हैं अभिक्रिया की दर। परिभाषा याद कर सकते हैं। तो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ, एक सेकंड के अंदर कितने अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले चुका। यहां पर हम सांद्रता को मोलर सांद्रता के रूप में लिख रहे हैं, मोलर सांद्रता को हम सक्रिय मात्रा के रूप में लिखते हैं। तो चलिए साहब यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला होगा, अभिक्रिया की दर को R से दर्शा रहे हैं तो R इज इक्वल टू हो जाएगा, फिलहाल हम समझेंगे, अभिकारक को R से दर्शा रहे हैं और उत्पाद को P से दर्शा रहे हैं। तो अभिकारक से यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, ऐसा दर्शा रहे हैं। तब बात करते हैं, चलिए यहां पर देखें, किसी अभिक्रिया की दर क्या होगा, अभिकारक या उत्पाद की मोलर सांद्रता में परिवर्तन बटा इकाई समयांतराल, यानी इकाई क्या हुआ बटा अंतराल, समय अंतराल, इसको हम क्या कहेंगे, इकाई समय अंतराल। तो क्या हुआ, अभिक्रिया की दर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा समय अंतराल। अब इसी चीज को सिर्फ अभिकारक के लिए लेंगे तो अभिकारक क्या होता है बेटे, धीरे धीरे कम होता है। तो अभिकारक की मोलर सांद्रता में कमी बटा समय अंतराल, ये कहलाएगा, ये भी अभिक्रिया की दर कहलाएगा। अगर उत्पाद के रूप में लिखें, अभिकारक के रूप में लिखें, लेकिन उत्पाद के रूप में लिखें तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है, तो उसे हम प्लस में लिखेंगे, यानी वृद्धि बोलेंगे। अभी यहां पर हो जाएगा R इज इक्वल्स टू उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि। ये अब इस तरह से लिख रहे हैं। अब इसी चीज को हम थोड़ा सांकेतिक रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू अभिकारक, यहां पर इसकी सांद्रता में कमी, कमी मतलब माइनस, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन को हम डेल्टा से दर्शाते हैं बेटा। तो यहां पर हो जाएगा अभिकारक की सक्रिय मात्रा बटा समयांतराल। हम इसी चीज को अगर लिखना चाहें तो हम R इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, अभिकारक को आप R से दर्शाते हो तो अभिकारक की सांद्रता में कमी, कमी मतलब माइनस, तो डेल्टा T से दर्शाया जाएगा। इस जगह पर अगर उत्पाद की बात करें तो उत्पाद अभिकारक की अभिक्रिया की दर बराबर हो जाएगा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, परिवर्तन को डेल्टा सांद्रता क्या होगा, ब्रैकेट यानी सांद्रता को दर्शाता है उत्पाद, अब बटा डेल्टा टी, टी समयांतराल, समयांतराल को टी से दर्शा रहे हैं, तब यहां पर लिख सकते हैं R इज इक्वल टू, लेकिन यहां पर उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि हो रही, वृद्धि को प्लस के साथ दर्शाया गया, प्लस हमने नहीं लिखा, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस को, लेकिन माइनस को तो लिखना पड़ेगा, दर्शाना पड़ेगा। हर एक नंबर के साथ अगर कोई चीज़ संकेत में माइनस नहीं लिखा है तो प्लस ही है। तो चलिए डेल्टा प्रोडक्ट को P से दर्शाएं बता डेल्टा T। अब इसको दर्शाएं कैसे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम देखें किसी अभिक्रिया की दर कैसे दर्शाया जा सकता है उसके, तो इनको देखिएगा। एक रिएक्शन मान लेते हैं मेरे पास है, चलिए मान लेते हैं एक अभिक्रिया है, ये 2A + 3B गिव्स 4C + 5D, ये अभिकारक है, ये उत्पाद है, तो इसकी अभिक्रिया की दर कैसे निकाला जाएगा जरा समझेंगे। यहां पर क्या पूछा है, निम्न अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया दर
तथा अभिकारक के प्रकट होने, लुप्त होने, अभिकारक क्या होता है? लुप्त होता है। अभी लुप्त होने की दर और उत्पाद प्रकट होने की दर को एक व्यंजक के आधार पर समझाइए। तो आप इसे कैसे समझाएंगे? पहली बात है, हमने यहां पर समझ लिया अभिक्रिया की दर क्या है। इकाई समय अंतराल में अभिकारक तथा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को हम कहेंगे अभिक्रिया की दर कहेंगे। कितना आसान सी बात है कि कैसे समझा जाए। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को, एक ही फॉर्मूले को हम दो अलग रूपों में भी लिख सकते हैं। याद रखना होगा, अभिकारक की सांद्रता के साथ कमी होने की वजह से माइनस आएगा और उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, वृद्धि होने की वजह से उसमें प्लस आएगा। चलिए इसी बात का आधार मान के इस रिएक्शन को सॉल्व करते हैं। चलो समझो, बहुत आसान है। क्या करने हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जरा देखें क्या क्या करने के लिए बोला है, सॉल्व करते हैं। पहला क्या बोला गया है? अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है। तो अभिक्रिया की दर को किससे दर्शाते हो? आर से दर्शाते हो। तो अभिक्रिया की दर क्या होगा? अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर प्रदर्शित करने के लिए आप क्या करोगे? जरा देखिए, मैं थोड़ा सा जगह देख रहा हूं। हाँ ठीक, इसको आर से दर्शाओगे। अभिक्रिया की दर दिखाने के लिए आप क्या करते हैं? अभिकारक के सांद्रता में परिवर्तन को माइनस में लिखेंगे। तो कितना होगा? अभिकारक ए है तो माइनस, यहां पर जो नंबर रहेगा उसे कहेंगे, देखिए डेल्टा ए के साथ डेल्टा टी होगा। डेल्टा ए एक्टिव मास ऑफ ए, डेल्टा एक्टिव मास ऑफ ए क्या चाहिए? डेल्टा क्या है? परिवर्तन को दर्शा रही है, यानी कि सांद्रता में परिवर्तन। ये समझ लो डेल्टा ए का मतलब हुआ ये अभिकारक की सांद्रता पहली बार, दूसरी बार में सांद्रता माइनस डेल्टा, सॉरी, अभिकारक की सांद्रता दूसरी अवस्था में, अंतिम अवस्था में क्या है? तो अंतिम अवस्था माइनस प्रारंभिक अवस्था में जो अंतर है, उस अंतर के बेस पर हमारा डेल्टा ए आया। तो यहाँ पर दो अलग अलग मान, शुरुआत में कितनी थी? एक्टिव मास ऑफ ए सांद्रता है A1, और बाद में क्या था? एक्टिव मास ऑफ क्या बोलते हैं? एक्टिव मास ऑफ A2 के रूप में दर्शाया हमने। इसी बात को ध्यान रखें, प्रारंभिक और अंतिम के अंतर को दर्शाते हैं। अब चूंकि यहां पर दो है तो सांद्रता में परिवर्तन प्रत्येक पदार्थ के साथ होगा। तो ये होगा 1/2, तो ये वाला लगाएंगे आप, क्या लिखेंगे? 1/2। तो ये वाला यहाँ पर ये जो नंबर है वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जिसको कहते हो, रस समीकरणमिति अंक बोल सकते हो या मोलों की संख्या बोल सकते हो, इसको हमने इस नंबर को भाग दे देते हैं। तो इसके साथ क्या लिखा जाएगा? तो अभिक्रिया की दर माइनस 1/3 डेल्टा बी, बस ऐसे लिखना, बस इतना ही करना। तो डेल्टा टी हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको आधार मानूं तो क्या लिखूंगा? यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि उत्पाद है तो क्या हो जाएगा? 1/4 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ सी बाई डेल्टा टी। और डी के लिए क्या लिखा जाएगा बोलो? तो बोलेंगे 1/5 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ डी डेल्टा टी, ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन ये कब के लिए है? जब आप अभिक्रिया की दर की ज्ञात कर रहे हो। लेकिन यहां पर और एक शब्द आता है, अभिकारक हमेशा धीरे धीरे कम होते जाता है तो उसको लुप्त होने की दर कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अभिकारक के लुप्त होने की दर को कैसे ज्ञात करोगे? अभिकारक के लुप्त होने की दर, अभिकारक के लुप्त होने की दर को आप कैसे लिखोगे बेटा? जरा ध्यान से सुनिएगा। बराबर अभिकारक आपके पास A है, लुप्त होने की दर को, लुप्त मतलब कम होना, माइनस में रहेगा। लेकिन ये जो नंबर है इससे कोई लेना देना नहीं, सिर्फ अभिक्रिया की दर के लिए नंबर का यूज करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा? A के हिसाब से माइनस डेल्टा A बाई डेल्टा टी। इसी तरह से सेम हो जाएगा अभिक्रिया की दर के लिए। यहां पर ये अभिकारक B भी है तो B को भी लेके चलेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B बाई डेल्टा टी। तो यहां पर इसी दर को हम ले सकते हैं, अभिकारक के लुप्त होने की दर दो पदार्थों के साथ आप ले सकते हैं। इसी तरह से अगर उत्पाद की बात करते हैं तब क्या हो जाएगा? उत्पाद के लिए कौन है बेटा? उत्पाद है हमारे पास, ये दोनों है। तो उत्पाद के प्रकट होने की दर को कैसे लिखेंगे? उत्पाद के प्रकट होने की दर,
इसको लिखने के लिए क्या हो जाएगा, हमारे पास होगा C, लेकिन यहाँ पर उस नंबर से कोई लेना देना नहीं है, तो ये होगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ C बाई डेल्टा T। और इसी तरह से सेम बातें, उत्पाद के प्रकट होने की दर हम D को के भी चेक सकते हैं, तो ये होगा डेल्टा एक्टिव मास ऑफ D बाई डेल्टा T। इस तरह से लिखा जा सकता है। ये हुआ। तो ये है किसी अभिक्रिया की दर को निकालने के लिए उस समीकरण को देखिए, अभिक्रिया की दर कैसे निकाला जाए समझिए यहाँ पे, और उत्पाद अभिकारक के लुप्त होने की दर और अभिकारक के उत्पाद के प्रकट होने की दर को हमें लिखना कैसे है, ये आपको समझना है। चलें साहब आगे बात करते हैं इसी तरह से। अब एक शब्द और है अभिक्रिया की दर, समझे तो ताक्षणिक अभिक्रिया वेग या ताक्षणिक अभिक्रिया दर, इसे भी आप स्मॉल r से ही दर्शाओगे और इसी का ही उपयोग करोगे। ये क्या होगा, कोई अभिक्रिया हो रही है तो आप देखते हो इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच में कितने उत्पाद बढ़ा है या बना है, या इतने सेकंड से इतने सेकंड के बीच में कितने अभिकारक बना है। यानी कि आप बहुत लंबे सेकंड के बीच के अभिकारक और या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का अध्ययन करके प्रति सेकंड अभिक्रिया की दर ज्ञात करते हो। लेकिन जब हम ये कहें किसी भी अभिक्रिया का किसी सेकंड पर यानी किसी क्षण पर अभिक्रिया की दर क्या होगी, तो उसे हम कहेंगे ताक्षणिक दर या अभिक्रिया वेग, ताक्षणिक अभिक्रिया वेग या इंस्टेंटेनियस रेट कहा जाता है। इसको हम R से दर्शाएंगे। तो इसे हम परिभाषित करते समय कैसे करेंगे, किसी क्षण अभिक्रिया के वेग को ताक्षणिक दर कहेंगे। इस टाइम पे हम क्या लिखने वाले हैं जरा समझेंगे। इस टाइम पे हम किसी भी अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लेते हैं रिएक्शन ये है, मान लेते हैं रिएक्शन ये है, A प्लस B गिव्स C प्लस D। मान लेते हैं ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है। तो अभिक्रिया की वेग कैसे निकाला जाएगा, ताक्षणिक वेग। सिंपल यहाँ पे कहा जाएगा अभिक्रिया की दर A है माइनस, यहाँ पर डेल्टा ना लगा करके D लगाते हैं, इंटीग्रेशन वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा A एक्टिव मास ऑफ A बाई DT। हम इसको लेकर चलें तो क्या होगा, माइनस 1/3। लाइन से भी लिख सकते हो जैसे, जो कि R बराबर ये होगा तो R बराबर ये भी होगा। तो यहां पर होगा तो क्या होगा DB बाई DT। अगर इसके साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/2 D एक्टिव मास ऑफ C बाई DT। और यहाँ पर लिखें तो क्या लिखेंगे, 1/4 एक्टिव मास ऑफ D बाई D एक्टिव मास D और बाई DT। ओके, तो इस तरह से आप लिख करके उसे दर्शा सकते हो। तो ताक्षणिक दर और औसत दर में एक फ़र्क है। औसत दर में काफ़ी लंबे टाइम के बीच हम उसमें अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता का परिवर्तन देख लेते हैं, यानी सांद्रता में क्या अंतर आया है बटा हम उस समय को बाय से डिवाइड कर देते, उतने सेकंड से डिवाइड कर देते, तो प्रत्येक सेकंड में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी खास सेकंड में या किसी सेकंड के किसी खास टाइम में किसी क्षण में क्या अभिक्रिया की दर होगी, इसे निकाला जाता है, तो उसको कहा जाता है ताक्षणिक दर। क्योंकि हर एक सेकंड अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते रहता है, और अभिकारक जब उत्पाद में परिवर्तित होते रहता है तो धीरे धीरे उत्पाद अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है, तो अभिक्रिया की दर भी कम होती जाती है। इसी कारण से हर सेकंड हर क्षण अभिक्रिया की दर क्या होगी, ये एक महत्वपूर्ण बात होता है, और यही हम अपनी पढ़ाई में यूज करने वाले हैं। तो चले हम बात करें आगे। अभिक्रिया की दर का यूनिट क्या होगा, किसी अभिक्रिया की दर की यूनिट क्या होगा। तो अब अभी आपने क्या किया था, आपको याद होगा कि अभिक्रिया की दर बराबर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन आपने लिखा था। सांद्रता में परिवर्तन के लिए आपने कौन सा यूनिट रहता है अभिक्रिया, ये सांद्रता क्या है, एक्टिव मास है, और एक्टिव मास यानी कि मोलर सांद्रता। मोलर सांद्रता का यूनिट क्या होगा, मोल प्रति लीटर, तो होगा मोल प्रति लीटर। और समय का क्या होता है, सेकंड। तो इस तरह से इसका यूनिट हो गया, इकाई हो गया यूनिट ऑफ आर, यानी कि अभिक्रिया की दर का यूनिट हो गया मोल
पर लीटर पर सेकंड ये होता है। तो इसलिए बोला गया है, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है सांद्रता प्रति सेकंड है यूनिट, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड है मूल। अच्छा, अब बात होगा बेटा कि अगर हमने विलियन में लिया है तब ऐसा हुआ, लेकिन किसी गैस को लेके चलेंगे तब क्या होगा? गैस के लिए क्या होगा? गैस के लिए होगा एटमॉस्फेरिक पर सेकंड यूनिट होगा, यानी कि वायुमंडलीय प्रति सेकंड होगा, जिसको हमने यहाँ पर आपके लिए दर्शाया है इस जगह पर। गैसीय अभिक्रियाओं में हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, वायुमंडलीय पर सेकंड यानी कि एटमॉस्फेरिक पर सेकंड हम लिख सकते हैं इसका यूनिट। तो अभिक्रिया की दर का यूनिट ये हुआ। एक और है अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के बल गति के तरीके देखें, यानी सांद्रता बटा समय। लेकिन एक और नियम है अभिक्रिया की दर को ज्ञात करने का, वह है द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम क्या कहता है? जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। अब यहां पर देखेंगे अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तो किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सक्रिय मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अभिकारकों के सक्रिय मात्रा, यानी अभिकारक अगर एक से अधिक है तो उन अभिकारकों का उस समय क्या सक्रिय मात्रा है, क्या उसकी सांद्रता है, और उस सांद्रताओं का गुणनफल करेंगे जो कि समानुपाती होगा अभिक्रिया की दर का, यानी जितनी ज्यादा सांद्रता होगा उतना ही अभिक्रिया की दर होगी। इसमें देखें क्या कहता है, तो कहता है किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के समानुपाती होता है, गुणनफल के समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारकों के सक्रिय मात्राओं का गुणनफल। क्या बोला? सक्रिय मात्राओं का गुणनफल, किसके? अभिकारकों का। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, चलिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, एक रिएक्शन ले लेता हूं। ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में अभिकारक A प्लस B, उत्पाद बना C प्लस D। तो अभिक्रिया की दर इस नियम के अनुसार क्या होगा? अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक A की सक्रिय मात्रा और गुणा अभिकारक B की सक्रिय मात्राओं का गुणनफल का समानुपाती है। तो यही है दोनों के। अब इसको हम कह दें, अगर मैं समानुपाती चिन्ह हटा दूं तो मुझे मिलेगा बराबर के एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B मिलने वाला है। तो यही हुआ कि इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया की दर ऐसा निकाला जाएगा। K कहाँ से आया? K आया, समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक स्थिरांक, समानुपातिक स्थिरांक मिलता है। अगर मान लेते हैं ये अभिक्रिया है तब क्या होगा जरा समझेंगे। अभिक्रिया की दर नियमानुसार क्या हो जाएगा? अभिक्रिया की दर समानुपाती अभिकारक A है बेटा, इसको 2A लिखने का मतलब क्या होता है? 2A लिखने का मतलब होता है A प्लस A। तो अगर मैं इसको A प्लस A लिखूं और इसको B को लिखूंगा B प्लस B प्लस B, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? A की सक्रिय मात्रा गुणा B की सक्रिय अच्छा मैं इसको कैसे लिख सकता हूं जरा समझें, सिंपल तरीका बताता हूं। A प्लस B प्लस B प्लस B, यही तो है इसका मतलब। तो क्या हुआ? अभिक्रिया की दर क्या होगा? समानुपाती। अभिकारक कितने सब हैं? तो A इंटू B, A की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा इंटू B की सक्रिय मात्रा। जरा समझेंगे इसका मतलब। तो A यहां पर जो प्लस है वो यहां पर सक्रिय मात्रा के रूप में गुणनफल है। तो क्या लिखा जा सकता है? R समानुपाती A का स्क्वायर और B का क्या हो जाएगा? 3 बार है गुणनफल, तो ये हो जाएगा। इसीलिए हम डायरेक्ट ये समझें कि हम इस चीज को कैसे लिख सकते हैं। इसको हम समझे कि R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A और इसका ये नंबर उसका घात हो गया। इसी तरह से प्लस है, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। B के लिए हो जाएगा ये वाला घात बन जाएगा। तो हम इतनी सारी चीजों को समझे तब हम इसको चलो सरल रूप में लिखना शुरू करते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गया होगा आपको। चलो मैं लिखता हूं डायरेक्ट। तो हमने क्या समझा? हमने समझा नियम के अनुसार R समानुपाती एक्टिव मास ऑफ A, ये जो नंबर है वो इसका घात बन गया इंटू B का ये घात। लेकिन इसको नहीं ले सकते क्योंकि वो उत्पाद है, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों का गुणनफल हो गया। अब R इज इक्वल टू हो जाएगा K A की पावर A का स्क्वायर B की पर सक्रिय मात्राओं का स्क्वायर, उसका घात हो गया 3। चलिए तो ये हुआ। हम अगर इसी के आधार पर अगर हम इस रिएक्शन के लिए बात करें किसी अभिक्रिया की दर, तो क्या होगा?
अमोनिया बन रहा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्रिया से अमोनिया बन रहा है, हम देख रहे हैं कि सामने। तो क्या होगा, R इज समानुपाती N2, ये पदार्थ है बेटा, इस नंबर को मत लिख दीजिएगा घात में, और यहाँ पर N2 ये प्लस, ये पदार्थ हमारे पास H2 है, H2 पर यहाँ पर 3 नंबर है, ये घात हो गया। इसका मतलब हुआ R इज इक्वल्स टू K एक्टिव मास ऑफ N2 इंटू एक्टिव मास ऑफ H2 की पावर 3। इस तरह से किसी द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार यानी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार अभिक्रिया की दर कैसे निकाला जाएगा वो देखें। अब बल गतिकी और हमारा द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से दोनों को कंपेयर करके एक बार देखते हैं, ताकि दोनों का कंफ्यूजन हमारा दूर हो जाए। तो चलिए इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक रिएक्शन हमारे पास है 2A + 4B गिव्स 3C + D। इसके लिए अगर मैं बल गतिकी के नियम अनुसार अभिक्रिया की दर निकालना चाहूं तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। R इज इक्वल्स टू -1/2, याद आया? तो लिख सकते हैं D एक्टिव मास ऑफ A बाई dt। अभी करें हैं वही जो करते आ रहे हैं उसी को सीख रहे हैं ना। अब देखो ये माइनस में हुआ, अब यहां पर दूसरा इसको भी ले सकते थे, तो क्या होगा -1/4 D एक्टिव मास ऑफ B बाई dt। अब उत्पाद को लेके चलना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, 1/3, ये पॉजिटिव होगा, D एक्टिव मास ऑफ C बाई dt, और D को लेके चलें तो हमारे पास हो गया माइनस नहीं प्लस ही होगा क्योंकि वो उत्पाद है। तब क्या हुआ, यहां पर हो जाएगा D एक्टिव मास ऑफ D बाई dt, क्योंकि यहां पर कोई नंबर नहीं है। लेकिन यहीं पर हम अगर द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम को लेकर चलते हैं तो उनके अनुसार क्या लिखा जाएगा, अभिक्रिया की दर समानुपाती, समानुपाती का साइन लगाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाएंगे। तो अभिकारक A की सक्रिय मात्रा पर पावर 2 इंटू अभिकारक B, दोनों के सक्रिय मात्रा को गुणनफल कर रहे हैं और ये पावर 4, यानी कि हमारे पास हो गया R K क्या है, एक कांस्टेंट है, A की पावर एंड B पर पावर है 4। तो इस तरह से दो अलग अलग नियमों से हम अभिक्रिया की दर हम कुछ इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, लिख सकते हैं। मैंने दोनों को एक साथ इसलिए लाया ताकि दोनों को समझ सकें आप। तो आज की क्लास में पढ़ रहे हैं अभिक्रिया की दर को कैसे कैलकुलेट किया जाए। हम इसी के आधार पर एक न्यूमेरिकल भी करते हैं, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से मेहनत करना, बहुत आसानी से बात समझ में आएगी। देखिए एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, जरा देखिए, पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं क्या है। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन से क्रिया कर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन से क्रिया कर अभिक्रिया के अनुसार नाइट्रिल फ्लोराइड बना रहा है, नाइट्रिल फ्लोराइड बना रहा है। ये कोई समझने की चीज नहीं है क्योंकि रिएक्शन दिया है, हम उस रिएक्शन के आधार पर कुछ करने वाले हैं। अब यहां पर सर मेरे को रिएक्शन समझ में नहीं आता है तो मैं क्या करूं, आपको यहां पर रिएक्शन समझने की बात ही नहीं बोल रहा है, पहले सुन लो फिर अपन सोचते हैं क्या करना है। पहले से सोचना नहीं बंद करना है और ना सोचना शुरू करना है, पहले देखो हम क्या बता रहे हैं। तो क्या बोला जा रहा है यहां पर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन से क्रिया कर ये नाइट्रिल फ्लोराइड बना रहा है, यानी कि एक रिएक्शन की बात कर रहा है, ये एक रिएक्शन है। फिर बोलता है निम्नलिखित के पदों में ताक्षणिक दर ज्ञात कीजिए, यानी कि जो नीचे दिया गया है उसके बेस पर हमें वो ज्ञात करना है। जैसे अभिक्रिया की दर ज्ञात करना है, N2F के निर्माण की दर ज्ञात करना है, NO2 के विलुप्त होने की दर, ये विलुप्त होगा, ये विलुप्त होगा, ये प्रकट होगा, तो इसके प्रकट होने की दर को ज्ञात करना है। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास जगह खाली करा दिया मैंने ताकि वहां पर अपन करा सकें। अब चलो देखो अभिक्रिया की दर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, चलो इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहला काम करेंगे, अभिक्रिया की दर ज्ञात करते हैं। तो अभिक्रिया की दर ज्ञात करने के लिए इनके अनुसार क्या होगा, अभिक्रिया की दर इज इक्वल टू बल गतिकी के नियम से करेंगे तो क्या होगा, ये होगा -1/2 D एक्टिव मास ऑफ NO2 बाई dt, यही होगा। F2 को लेके चलेंगे तो क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की दर को R से दर्शा रहा हूं तो R इज इक्वल टू F2 को लेके चल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, कितनी संख्या में, एक की संख्या में है, तो -D
एक्टिव मास ऑफ F2 बाई dt। और यदि इसी तरह से मैं किसको लेके चलता हूँ, इनको आधार मानता हूँ, तो क्या मिलने वाला है ज़रा, R इज इक्वल्स टू, ये पॉजिटिव है मतलब ये उत्पाद है तो पॉजिटिव रहेगा, तो बस 1/2 होगा, माइनस नहीं आएगा, तो क्या होगा d NO2F बटा dt होगा। तो अभिक्रिया की दर निकालने के 3 तरीके हो जाएंगे, इसके आधार पर, इसके आधार पर, इसके आधार पर। अब ये वाला हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा बोलता है कि NO2F के निर्माण या पर निर्माण और प्रकट एक ही शब्द है, निर्माण होने की दर या प्रकट होने की दर क्या होगी। तब इनके बारे में क्या कहेंगे, चलिए इसके प्रकट होने की दर को ज्ञात कर लेते हैं। दूसरा NO2F के प्रकट होने की दर, NO2F के प्रकट होने की दर इसके, तो प्रकट होने की दर के समय हम इस नंबर का कोई मतलब नहीं है स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक का, तो क्या हुआ, d एक्टिव मास ऑफ NO2F बटा dt। प्रकट हो रहा है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए आपको प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं अगली बातें, क्या आ रहा है आपके पास, ये भी हो गया आपके NO2 के विलुप्त होने की दर। विलुप्त होने की दर को हम चलो तीसरे नंबर में देखते हैं। NO2 के विलुप्त होने की दर बराबर NO2 ये है, विलुप्त हो रहा है, अब माइनस में होगा, लेकिन उसके आगे के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, उस नंबर को यूज करेंगे सिर्फ अभिक्रिया की दर को बताने के लिए। तो माइनस हो गया NO2 बटा dt, ये वैल्यू हो गया। फिर आता है हमारा चौथा, ये चौथा, ये भी हो गया, ये विलुप्त होने की दर। फिर विलुप्त होने की दर में फिर माइनस, तो F2 के माइनस dF2 बाई dt, नंबर से कोई लेना देना नहीं। तो ये इस तरह से आप किसी अभिक्रिया के लिए प्रकट होने की दर और विलुप्त होने की दर को ज्ञात कर पाओगे। अब रियल में इसका एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं तो हमें बहुत अच्छे से बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अगला एक न्यूमेरिकल। तो ज़रा समझेंगे, इस ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में आएगा, गणित के फॉर्म में आएगा, तो कैसे हल करेंगे। चलो देखो, इस प्रश्न को ज़रा पढ़ते हैं। एक बंद पात्र में 3A gives 2B plus C होती है, एक रिएक्शन हो रहा है। A की विलुप्त होने की दर दिया गया है 0.01 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, ये दिया गया है इस क्वेश्चन में, तथा B तथा C के प्रकट होने की दर ज्ञात करिएगा। कैसे कर सकते हैं, चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखें, जितना आपके पास जानकारी है ना, उसी के आधार पे सब कुछ पॉसिबल है ना। अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सोचना भैया, थोड़ा सा ध्यान लगाना और चीज़ों को कॉपी में भी लिखना, और बहुत डिटेल जानकारी चाहिए, बहुत डिटेल पढ़ाई चाहिए। और विजय को देखो भाई, हमने आपके लायक जितना आपके इंटरेस्ट में लेवल पे जा सकता है उस लायक पे हमने क्लास दे दिए हैं, लेकिन जब प्रीमियम क्लास की तरफ जाना चाहते हो और इसी तरह से बहुत गहराई में पढ़ना चाहते हो तो हमसे जुड़िए। हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा होगा और वहाँ पर मिल जाएगी हमारी क्लासेस। हम बता रहे हैं कि आपको 11th 12th और साथ में नीट की क्लासेस के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और शिक्षक भर्ती वाले जो बच्चे हैं उनको कहूँगा कि वो भी हमसे पीजीटी टीजीटी वाले टीटी वाले बच्चे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिए, आप हमसे मेहनत करने हैं, आप हमारे साथ मेहनत करना चाहते हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं और बेहतर रिजल्ट आना चाहते हैं तो बिल्कुल हमसे जुड़िए। चलिए साहब, हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जो रिएक्शन दिया उसको कर लेते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं सॉल्व। ज़रा समझेंगे, बंद पात्र में रिएक्शन हो रहा है, एक रिएक्शन है। रिएक्शन को जब तक समझेंगे नहीं तब तक पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्शन क्या दिया है, 3A gives 2B plus C, ये रिएक्शन है। क्या दिया गया है ज़रा देखें, दिया गया है, इसको ज़रा समझिएगा। दिया गया है A के लुप्त होने की दर, A के लुप्त होने की दर, A के लुप्त होने की दर को दर्शाएंगे बेटा D माइनस D एक्टिव मास ऑफ A बाई dt, ये है। और इसकी वैल्यू दिया गया है, देखिए ये 0.01 मोल पर लीटर पर सेकंड, ये वैल्यू दिया गया। इसी को आधार मान करके हम काम करेंगे। यहां पर जगह नहीं बन रहा है तो छोड़ दीजिए, यूनिट लिखना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इससे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मोल
पर लीटर पर सेकंड। चलिए, ये दिया गया, इसी के आधार पर हमें क्या करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, जरा देखें। क्या ज्ञात करना है, देखें, बी तथा सी के प्रकट होने की दर ज्ञात करना है। होने की दर और सी के प्रकट होने की दर। ये लीजिए, दोनों के प्रकट होने की दर को ज्ञात करना है। तो आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, देखिए जरा, हम जानते हैं अभिक्रिया की दर के लिए क्या फॉर्मूला मिलेगा। अभिक्रिया की दर के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इनके अनुसार -1/3 डी एक्टिव मास ऑफ ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू, प्लस में रहेगा 1/2 एक्टिव मास ऑफ बी बाई डी टी। इसी तरह से सी के लिए होगा डी एक्टिव मास ऑफ सी बाई डी टी, ये होगा इसका मतलब है। अब हमें क्या ज्ञात करना है भाई, ये ध्यान रखिएगा, हमें ज्ञात करना है ये। तो क्या कर सकते हैं, तो देखिए, इस बात को थोड़ा समझना है ना। तो हमें प्रकट होने की दर किसके, बी के, तो यहां पर अभिक्रिया की दर, अगर मैं इस वैल्यू को, देखो ये वाली वैल्यू को यहां पे रख दूं तो अभिक्रिया की दर मिल जाएगा। अभिक्रिया की दर को हम आर से दर्शाते हैं, तो हम लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू -1/3 डी एक्टिव मास ऑफ ए बाई डी टी। तब इस जगह पर हम जानते हैं उस वैल्यू को रख सकते हैं। क्या जानते हैं, तो लिख सकते हैं क्या, -dA बाई डी टी, चूंकि ये होता है 0.01, अतः इसमें मान रख सकते हैं आप। बोलो, मान रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, आप इसका मान क्या होगा, R इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू R 1/3 इंटू क्या, इसका मान कितना है 0.01, ये वैल्यू मिल गया आपके पास। इस तरह से आपके पास जो वैल्यू मिली है उसको समझिए। अब आपको क्या ज्ञात करना है, जरा देखें, ये वाली वैल्यू हमें मिल चुका है आर के लिए, आर के लिए वैल्यू मिला है ना, थोड़ा ध्यान रखना। अब हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, देखें तो हम अगर बी के प्रकट होने की दर की बात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, बी के प्रकट होने की दर के लिए फॉर्मूला होगा डी एक्टिव ये बाई डी टी, और सी के प्रकट होने के लिए क्या होगा, डी सी बाई डी टी। तो हम संबंध अगर निकालना चाहें तो यहां पर साफ संबंध हमें नजर आएगा। क्या क्या संबंध नजर आएगा, इसके साथ इनका, समझ रहे हैं, किसका किसके साथ संबंध नजर आएगा, इन दोनों के साथ संबंध नजर आएगा। इसको हम यहां पर रख के देखते हैं। चलिए, तो R बराबर क्या है, जरा देखें, R बराबर, जरा देखो ना बेटा, R बराबर, R की वैल्यू के साथ मैंने कंपेयर कर दिया इसको, और R के बराबर इसको कंपेयर करिए। तो R के बराबर क्या होगा, 1/2 डी बी बाई डी टी, ये दोनों बराबर है। तब हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अतः हम लिख सकते हैं 1/2 डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू 1/3 इंटू 0.01। तो डी बी बाई डी टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू 0.01। कितना हो गया वैल्यू, बता सकते हैं।
0.0066 मोल पर लीटर पर सेकंड। बस इस रूप में रखना चाहें तो इस रूप में रख सकते हैं, या घातांक लगा के लिखना चाहें तो घातांक लगा के लिख सकते हैं। अब इतना तो हो गया। अब हम एक काम करते हैं, इसको C के साथ मिलाते हैं, C के साथ। तो C की वैल्यू जो है R की वैल्यू के बराबर होगा। C की वैल्यू किसके बराबर होगा? R की वैल्यू। तो R का वैल्यू अगर यहां पर देखूं तो कितने के बराबर है? 0.001 यानी कि 0.0033, 0.0033 के बराबर है। तो वहां पर C के साथ अगर मैं लेना चाहूं तो क्या लूंगा बताओ? R इज इक्वल्स टू DC, ये देखो इसके बराबर है, R के बराबर है ये, तो इसका मतलब है DC बाई dt, ये बिल्कुल 0.0033 के बराबर होगा। ये भी एक आंसर होगा। इस तरह से दोनों के प्रकट होने की दर को ज्ञात किया जा सकता है। एक बार जब आप इसको प्रैक्टिस में ले लोगे तो बड़ा आसान लगने लग जाएगा। बस आपको इसको प्रैक्टिस में लेकर के देखना होगा। तो चलिए, हमने जो पढ़ा है आज, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने जो भी पढ़ा है यहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं। अभिक्रिया की दर क्या है, हमने रासायनिक बलगतिकी क्या है ये पढ़ा। तो हम सबसे पहली बात है, 2-3 बातें एक साथ कर देते हैं। चलिए फटाफट। रासायनिक बलगतिकी का मतलब होता है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक अभिक्रिया की दर और उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। दूसरा, रासायनिक अभिक्रिया की दर का मतलब क्या? दर का मतलब क्या हुआ? दर का मतलब है इकाई समयांतराल में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन को अभिक्रिया की दर कहते हैं। हमने उसके बाद प्रकट होने की दर और हमने विलुप्त होने की दर को भी देखा है। तो इनको आप ध्यान से अपना नोट्स बनाइएगा। PDF के लिए हमें टेलीग्राम चैनल पर आप विक्रम सर हैप केमिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, उसमें जा सकते हैं। उसका लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ पर जा करके आप करिएगा। बहुत सारे लोगों ने फेक ID बना करके टेलीग्राम चैनल बना लिए हैं विक्रम हैप केमिस्ट्री के नाम से, तो उनमें बिल्कुल मत जाइएगा। आप हमारे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी आपको लिंक दिया गया उसी के थ्रू आप करिएगा। दूसरी बात, अगर हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हमारी क्लास के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करिए। हमारा नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहा है, इस नंबर से कांटेक्ट करिए और हमसे मिलिए। तो आज की क्लास मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा हो, तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।